तो हम लोग आईआईटी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस में 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स पहला पार्ट का जिसमें 46वां नहीं सॉल्व किए, 46वां लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं। 47 से 51 तक सॉल्व हो चुका है, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। ये बातें हो रही है पार्ट 2, मतलब 47वें से 52 तक सवाल, इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बता दें जो हमारे नए लोग जो डायरेक्टली इसी वीडियो को देख रहे हैं। तो आईआईटी मतलब आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक चैनल होता है आइसर्स में एडमिशन लेने का। और एक चीज़ आइसर का मतलब स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड हो चुका है और ढेर सारे मतलब हर सब्जेक्ट का पीसीएमबी का पेपर एनालिसिस अपलोड हो चुका है, आप लोग दूसरे जाकर के देख सकते हो। उसके बाद आइसर क्या होता है, तो आइसर का इंग्लिश कॉलेज रिव्यू 7 आइसर होते हैं, 7 आइसर का पड़ा हुआ है। हिंदी कॉलेज रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में हम बी सेट की बातें कर रहे हैं, 2018 बी सेट की बातें कर रहे हैं। उसमें जो पहला सवाल है मतलब 46वां जो सवाल है वो पहले काफ़ी टफ था, मतलब आप अभी उसे करा दूँ तो आप लोग को लगेगा यार ये क्या बता रहे हैं। तो इसीलिए इस जो स्पेशल सवाल है हमने सॉल्व किया हुआ है, बट इसको हम लोग लास्ट मतलब थर्ड वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले कुछ ईजी सवाल जो डायरेक्टली बस हो जाए, देखते ही हो जाए, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं 52 क्वेश्चन नंबर 52 की। सवाल लिखा हुआ है बहुत बड़ा सा, लेकिन एक्चुअली सवाल करने का मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ। तो एक लोहे की रिम है, रिम मतलब जैसे होता है ना कंगना, मतलब हाथ में पहनने वाला, वो रिम है जिसका रेडियस है 2.1 मीटर। उसके बाद एक व्हील है, आपको पता होगा जो पुराने ज़माने में या फिर अभी भी चलता है, कहेंगे इक्का जिसे बोलते हैं। उसका जो टायर होता है, स्पेशली टायर नहीं होता है, लकड़ी का वो होता है, व्हील होता है जिसे बोलते हैं। वो जैसे महाभारत में होता है, पुराने ज़माने में वैसा होता है। उसका जो आउटर साइड होता है ना, मतलब जैसे ये व्हील हो गया, उसकी बाहर एक लोहे की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि वो लकड़ी का वो जो व्हील है ख़राब ना हो, अगर गड्ढे गुड्ढा में टूटा तो टूट फुट के अलग ना हो जाए, वरना टोटे हो जाएंगे ना, ऐसे के लिए। और जो वो व्हील होती है अगर वो उसका रेडियस उससे बड़ा है तो निकल जाएगी ना, इसीलिए उसका रेडियस उससे छोटा होता है। अब आपको लगेगा यार छोटा होता है तो उसको चढ़ाएंगे कैसे, उस पर काट करके खिला उला ठोक करके करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। पता है मेटल है, गर्म करेगा तो एक्सपेंड करेगा, उसमें बस डाल मतलब लगा दो, सेट कर दो, बस पानी डाल दो, मतलब ठंडा गया तो चिपक गया। इसी तरीके से हमने मतलब पुराने ज़माने में और इवन अभी भी होता है। उसी पे बेस्ड एक सवाल है कि एक लोहे की रिम है जिसका रेडियस 2.1 मीटर है, एक लकड़ी का व्हील है जिसका रेडियस 2.121 मीटर है। ये लकड़ी की व्हील है, इसको इस पे चढ़ाना है। इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं गामा, वो दिया है 3.6 × 10⁻⁵ K1। अब देखो ये लोहा है, ये वॉल्यूम 3D चीज़ों में इस्तेमाल होता है, बट ये लोहे की पट्टी है तो इसमें लेंथ एक्सपेंशन जो अल्फ़ा जिसे बोलते हैं वो लेंथ एक्सपेंशन वो इस्तेमाल होगा। अब आपको लगेगा हमें तो वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया, लेंथ का कहाँ से करेंगे। तो लेंथ और वॉल्यूम में मतलब एक वो होता है, वो कहते हैं मतलब रिलेशन होता है। सो लेंथ जो अल्फ़ा जिसे बोलते हैं, बीटा जो इसे सरफेस बोलते हैं, गामा वॉल्यूम बोलते हैं, उन तीनों का जो रिलेशन होता है वो 1:2:3 होता है। तो हमें गामा का दिया हुआ है 3.6, अल्फ़ा का आ जाएगा 1.2। अब देखो, अब जो मतलब चेंज इन लेंथ होता है, मतलब डेल्टा एल होता है, एल अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। यार सीधी सी बात है, आप सोचो। अब इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना ज़्यादा डेल्टा टी मतलब जितना ज़्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी। सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ऐसा हो गया। अब ज़्यादातर लोग को एक चीज़ मतलब ये एक सिली मिस्टेक ज़्यादातर लोग करेंगे, या फिर मैं सॉल्व कर दिया डायरेक्टली तो लोग को लगेगा इसमें एरर है। एरर नहीं है। आप देखो ज़्यादातर को लगेगा डेल्टा एल मतलब 2πr होना चाहिए, आपने तो 2π यहाँ पर लिखा ही नहीं है। वैसे जो पूरा सॉल्यूशन है हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो जो डेल्टा एल है वो 2π होना चाहिए, या तो 2π आपने लिखा ही नहीं। तो आप देखो यार यहाँ 2πr आएगा, यहाँ 2πr आएगा, तो दोनों कट जाएंगे ना यार। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे 2πr नहीं लिखा है। तो डेल्टा एल मतलब जितना हमें बढ़ाना है तो इसको इसमें से घटाओ तो 0.021 आएगा। आर मतलब अल्फ़ा अपने को यहाँ से मिल गया, एल ये रहा, डेल्टा टी ये रहा, तो यहाँ से डेल्टा सीधा निकल करके 833 केल्विन आ जाएगा। इस पर भी कुछ लोग सिली मिस्टेक करेंगे, वो सोचेंगे डिग्री सेल्सियस में लिखना होगा तो 273 को इसमें जोड़ के 1100 कर देंगे। बट सोचो ये डेल्टा टी है, और डेल्टा मतलब जो डिफरेंस होता है चाहे जिसमें भी ले जाओ वो डेल्टा तो डेल्टा ही रहेगा, मतलब डिफरेंस सेम होता है चाहे जिस भी उसमें ले जाओ, क्या चाहे केल्विन में ले जाओ चाहे डिग्री सेल्सियस में ले जाओ। आई होप मेरी बातें ये समझ रहे होगा। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, छोटी मगर मतलब होती है छोटी मगर मोटी बातें, वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा सवाल है कि एक का वो है, क्या बोलते हैं उसको यार, प्लैंक है, मतलब ये ऐसा प्लैंक है, ऐसा वाला एक बॉल यहाँ पर है, इसके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये बॉल जब यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन वाला है,
तो पूछा है कि ये बॉल यहाँ से छोड़ो तो ये कितनी दूर तक जाएगा। आप सोचो, एक दिमाग लगाओ कि जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पर कुछ अगर फ्रिक्शन होता है फिर भी यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब वो वेलोसिटी गेन करेगा, और उसके बाद जितना उसके पास एनर्जी उस एनर्जी से यहाँ तक जाएगा। मतलब सिंपली ये वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल है। आई होप ये चीज़ें समझ रहे होगे। तो देखो यार, फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन नहीं है तो डायरेक्टली वर्क एनर्जी से आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी निकल आ जाएगी आपकी। तो डायरेक्टली जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो mgh काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी दिख रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं दिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन की, तो काइनेटिक एनर्जी mgh गेन की। तो मास 0.1 दिया हुआ है 100 ग्राम, g 10 दिया हुआ है, h 5 मीटर है, तो 5 जूल एनर्जी गेन कर लेगा। अब आपको लगेगा कि ये कितनी दूर जाएगा, वो कैसे निकालेंगे। तो फोर्स वर्क क्या होता है, r मतलब F इंटू आर मतलब डिस्टेंस इंटू का फोर्स, यही तो वर्क होता है। उसमें म्यू का गुणा करोगे, क्योंकि फोर्स जो लगेगा जो उस चीज़ को रोकेगा, देखो बॉल ऐसे जाना चाहिए तो मतलब फ्रिक्शन एनर्जी उसको पीछे खींचेगी ना। आई होप समझ रहे होगे, मतलब समझ रहे होगे। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता, अभी एक सवाल मैं यहाँ पे पूछूंगा, अगर फ्रिक्शन ना होता तो वो कितनी दूर जाता, फ्रिक्शन ना होता तो वो चलते ही जाता, क्योंकि कोई चीज़ उसको रोकने वाली नहीं है। रोकेगा कौन, फ्रिक्शन रोकेगी, और फ्रिक्शन कितना फोर्स लगाएगी वो म्यू mg लगाती है। समझ रहे हो। तो r क्रॉस म्यू मतलब r म्यू mg r, ये इतनी एनर्जी लॉस होगी। और r की वैल्यू कैसे नहीं लगाएंगे, जब तक काइनेटिक एनर्जी है तब तक जाता रहेगा, जब खत्म हो गया तो रुक जाएगा। डायरेक्टली पुट करो, म्यू mg d मतलब r वही डिस्टेंस 5 रखो, d = 10 मीटर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। मतलब सीधा सा काइनेटिक मतलब वो वर्क एनर्जी का सवाल है और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल काफ़ी ईजी सा है। ये कुछ ऐसा है, मैं इस बॉटल को इस्तेमाल में लेता हूँ। मतलब ऐसा सोलेनॉइड होता नहीं है, मतलब इतना जीरो फिगर वाला, फिर भी लेते हैं। ये सोलेनॉइड है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसे सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है, और इसके बीच में से जो इसका एक्सिस है, मतलब इधर से इसका जो एक्सिस है उधर से एक वायर पास हो रही है, और वायर में करंट है 45 एम्पियर्स का, और इस जो सोलेनॉइड है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 मिली टेस्ला का है। ठीक है, ये पूछा है। पहले बात तो सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, और मतलब सवाल ये पूछा गया है कि मतलब इस एक्सिस से 3 mm ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब जब आप इस सवाल जब पढ़ो, ये वाला सवाल थोड़ा सा मैं ट्रिकी में रख सकते हो या फिर मॉडरेट वाले में रख सकते हो। जब ये सवाल पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार कैसे होगा, कि मतलब हो क्या रहा होगा, या फिर सिंपली आप सोचोगे कि सवाल में हो क्या रहा होगा। तो ये देखो यार, मतलब सोलेनॉइड है, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यार सोचो करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे होती है, सिंपल होती है। मतलब सोलेनॉइड का अलग मैग्नेटिक फील्ड और करंट का अलग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का वेक्टर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, तो दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अपने को बता देना है। ठीक है, यही सवाल है। तो सोलेनॉइड का तो सोलेनॉइड की वजह से चेंज नहीं हो रहा, तो सोलेनॉइड की वजह से यहाँ से यहाँ तक कहीं भी वो 4 मिली टेस्ला रहना है। अब करंट की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा वो देख लो। तो हमें सिंपली फार्मूला पता है, म्यू I/2πr, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इंस्टेंट r डिस्टेंस पर किसी भी I करंट के लिए। तो उसे पुट करोगे तो आएगा 3 मिली टेस्ला। मतलब इस करंट पे अगर मैं ऐसे मान लूँ, अगर इसे मैं करंट मान लो, ऐसे मैं रखूँ, तो इस अगर ये करंट इधर जा रहा है तो ऐसे पे इधर 3 मिली पे, इधर ऐसे इस साइड पे 3 मिली टेस्ला आएगा। मतलब अगर ऐसे है तो ये इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर सकते हो कि इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कि करंट के डायरेक्शन में सोलेनॉइड की वजह से है, तो इधर एक मैग्नेटिक फील्ड 4 mm का आ गया जो सोलेनॉइड की वजह से है, करंट की वजह से 3 mm का इधर आ गया। तो मतलब कुल सकते हो कि दोनों 90 पे है, ये 4 ये 3, रिजल्टेंट आ गया 5 मिली टेस्ला। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी यार, काफ़ी क्लियर चीज़ें हैं। अब ये जेनर डायोड का सवाल है, सिंपल सवाल है, ये आपको थोड़ा सा मतलब ये कर सकते हो इस सवाल को आप लास्ट में, मतलब लास्ट इन द सेंस कि ईजी है सवाल, बट आप लास्ट के लिए रख सकते हो कि हाँ मैं सोचूंगा तो करूँगा। सोचना कुछ खास नहीं है, इस गिवन डेटा के हिसाब से यही है कि जेनर डायोड का डिप्लेशन रीजन मतलब पतला होता है इन कंपेरिजन टू सिंपल डायोड्स। पीएन डायोड्स का डिप्लेशन रीजन ज़्यादा होता है। और एक चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जेनर डायोड में वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है, इस सारी चीज़ों के पीछे काफ़ी लॉजिक है, तो आप समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो हमें मेल करो, वैसे समझा ही देता हूँ मैं आपको। ये चीज़ आपको पता होगी कि जो जेनर डायोड का डिप्लेशन रीजन होता है वो पतला होता है, तो जो मतलब वो डिफेंडिंग कर सकते हो या जो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कम होगा, तो सिंपली उसका डोपिंग लेवल भी ज़्यादा होता है जेनर डायोड का, तो सिंपली कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जेनर डायोड में ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलो अब बात करते हैं इस सवाल की। सवाल
एकदम ईजी है भाई, एकदम मतलब फुद्दू सवाल इसे बोल सकते हो क्या रहा है कि एक गाड़ी है, वो शुरू होती है मतलब मतलब जीरो वेलोसिटी से शुरू होती है, कुछ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है, किसी पॉइंट पे जाकर के रुक जाती है और फिर वो उसी जगह से वापस अपनी जगह तक जाती है। तो उसका मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, मतलब वेलोसिटी, स्पेशली मास तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होना चाहिए। आप सोचो कि ये गाड़ी है, लेट्स से मतलब गाड़ी छोड़ो, मान लेते हैं इसे को मान लेते हैं गाड़ी है, ये इधर से चलना शुरू होती है, मैक्स होती है, मतलब एक्सेलरेट होती है, फिर जाकर के रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कहीं जाकर मैक्स हो जाएगी और फिर घटना शुरू होगी और कहीं जाकर के जीरो हो जाएगी। फिर ये यहाँ से बैक होगी, मैक्स हो जाएगी, नेगेटिव में मैक्स होगी और 5 कहीं जाकर के जीरो हो जाएगी। मतलब एक बार ऐसे ऊपर जाएगा, एक बार ऐसे नीचे जाएगा, मतलब सीधा सा ये वाला आपका आंसर होना है। तो ये पूरा का पूरा 5 सवाल का हमारा मतलब वो पूरा का पूरा कह सकते हैं ये वीडियो था। 51 से लेकर 56 था। आगे की जो 5 सवाल बाकी हैं वो आपको थर्ड पार्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास कोई डाउट होता है हमें मिल कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको पूरा का पूरा रिप्लाई देंगे। टिल द नेक्स्ट, जय हिंद।